ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। इराक के मोसूल शहर से अगवा हुए 40 लोगों के परिजनों ने आज दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ पीड़ित परिवारों के लोग सुषमा से मिले। मैंने उनसे दो ही बातें कही हैं कि जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर से दिल्ली पहुंचे पीड़ित परिवार के लोगों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया है कि सरकार अगवा हुए लोगों की रिहाई की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उनसे मेरी केवल दो इल्तजा हैं, दो ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा, हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। सुषमा स्वराज ने कहा कि इराक में कार्यरत सभी संस्थाओं के जरिए अगवा हुए लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सुषमा ने पीड़ित परिवारों से कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें और सरकार पर भरोसा रखें। हमारे वहाँ पुराने राजदूत थे श्री सुरेश रेड्डी, जिनके बहुत ज्यादा व्यापक संबंध हैं वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो आज सुबह वहाँ पहुँच गए हैं और जाते ही सक्रिय भी हो गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मेरा व्यापक संबंध है वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो आज सुबह वहाँ पहुँच गए हैं और जाते ही सक्रिय भी हो गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको यही दिलासा दिलाई है कि आप धीरज रखें, वाहिगुरु से दुआ करें और हमें हमारी कोशिश करने दें। ये तीनों चीजें मिलकर जरूर हमें कामयाबी बख्शेंगी। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इराक सरकार ने उस ठिकाने का पता लगा लिया है जहां भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय इराक सरकार से लगातार संपर्क में है। We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि जब तक सभी भारतीय अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं, तब तक उन्हें सुरक्षित नहीं मान सकते। There is no safety in captivity. Safety is when people are in places where they are welcome. इराक में बंधक बनाए गए 40 भारतीयों और संकट में फंसे हुए हजारों लोगों के लिए पंजाब के अमृतसर में प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। पंजाब के कई गांवों के लोग इराक में अगवा हुए हैं। इनमें बटाला का कुलजीत सिंह भी है, जिसकी सलामती के लिए घरवाले दुआ मांग रहे हैं। जालंधर की ज्ञान कौर भी अपने पति बलवंत राय के लिए फिक्रमंद हैं, तो कपूरथला के गुरविंदर सिंह का परिवार भी परेशान है। पंजाब के होशियारपुर जिले के जैतपुर में गुरदीप सिंह का परिवार रो रो कर बुरा हाल है। गुरदीप की मां का कहना है कि इराक में रह रहे उसके बेटे से उसका कई दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। होशियारपुर के छोयन कला बंगला गांव में भी एक परिवार सदमे में है। कारपेंटर का काम करने इराक गए एक शख्स के बारे में परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। 15 जून के बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है। अमृतसर के कई परिवार इराक में फंसे अपने लोगों की सलामती के लिए बेहद परेशान हैं। परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं कि इनके अपनों को कोई इराक से वापस पंजाब पहुंचा दे। इराक में केरल के कोट्टयम के एक परिवार की 3 लड़कियां भी फंसी हुई हैं। ये तीनों नर्स की नौकरी के लिए वहां गई थीं। इराक में कुल 46 नर्सें फंसी हुई हैं और इनकी सलामती को लेकर घर वाले परेशान हैं। यूपी के जौनपुर में शिया समुदाय के लोगों ने इराक में भारतीयों को अगवा किए जाने का विरोध किया है। धर्मगुरुओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस जुलूस में बड़ी संख्या में शिया महिलाएं शामिल हुई। इन महिलाओं ने इराक में फंसे भारतीयों की सकुशल रिहाई की अपील की, साथ ही आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में एक जलसे का आयोजन किया गया। इस दौरान कई शिया धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार से इराक में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की। धर्मगुरुओं ने दहशतगर्दों की जमकर बखियां भी उधेड़ी। लखनऊ का एक परिवार इस बीच इराक में मुश्किल हालात के बीच जान बचाकर वापस लौटा है। इन लोगों ने इराक के खौफनाक हालात बयान किए। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जिनकी जान वहां दांव पर लगी हुई है। उधर इराक में संकट गहराता जा रहा है। ISIS के लड़ाके राजधानी बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आतंकवादियों ने बगदाद के कई शहरों को पहले से ही कब्जे में ले लिया है।
आतंकियों के इस तांडव के आगे इराक सरकार बेबस नजर आ रही है। इराक ने अमेरिका से इन आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले करने की अपील की है। इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समीक्षा बैठक भी की है। दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का। वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा की अगुवाई में मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर कांग्रेसी पुलिस से उलझ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। द्वारका मेट्रो स्टेशन में घुसने में नाकाम रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली और पानी की किल्लत के लिए उसे दोषी ठहराया। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने बवाना में जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस ने सड़क जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस इन प्रदर्शनों के जरिए दिल्ली की जनता को बता रही है कि जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता रही बिजली पानी का संकट नहीं हुआ, लेकिन पहले दिल्ली में आप और अब केंद्र में बीजेपी की सरकार में दिल्ली वालों को बिजली पानी मुहैया नहीं हो रहा। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा, महाराष्ट्र और असम के मुख्यमंत्री बदल सकती है। साथ ही कई राज्यों के अध्यक्ष और एआईसीसी में भी बदलाव संभव है। लोकसभा चुनाव में करारी हार का खमियाजा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चुकाना पड़ सकता है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस आलाकमान सीएम पृथ्वीराज चौहान को हटाने की तैयारी में है और बजट सत्र से पहले उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों से यह भी खबर है कि पृथ्वीराज चौहान की जगह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे को कमान सौंपी जा सकती है। शिंदे फिलहाल इलाज के लिए अमेरिका में हैं और खबर है कि उन्हें जल्द देश लौटने को कहा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में सुशील कुमार शिंदे के अलावा राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और कृषि मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल का नाम भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम के नाम पर कांग्रेस जल्दी ही फैसला लेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए के सीएम उद्धव ठाकरे ही होंगे। कल ही पार्टी ने उद्धव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। एक ही नाम है मुख्यमंत्री पद के लिए पूरे महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी का। मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। इधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पार्टी बैठक में कहा कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटें जिताना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह मेहनत करनी होगी। आदित्य ने शिव सैनिकों को सोशल साइट से जुड़ने को भी कहा। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज की है। जेडीयू प्रत्याशी गुलाम रसूल बलियावी ने निर्दलीय प्रत्याशी साबिर अली को और पवन वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी अनिल शर्मा को हराया। जेडीयू के 21 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस और आरजेडी के भी 2-2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी के दोनों उम्मीदवार गुलाम रसूल और पवन वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी ने जेडीयू कैंडिडेट्स के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए थे। नीतीश के बागी विधायकों ने इन्हीं निर्दलीय उम्मीदवारों अनिल शर्मा और साबिर अली के समर्थन में वोट दिए थे, लेकिन आरजेडी के समर्थन की वजह से जेडीयू जीत हासिल करने में सफल रही। पटना विधानसभा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ। वोटिंग के लिए लाइन में खड़े बीजेपी और जेडीयू विधायकों के बीच कहासुनी हुई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधान परिषद में बीएसपी और बीजेपी ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए टाल दी गई। बीजेपी रेप केस में फंसे अपने मंत्री निहाल चंद मेघवाल के समर्थन में उतर आई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि निहाल चंद को इस मामले में फंसाया जा रहा है और उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। रेप के आरोपों में फंसे मोदी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन हुआ। एनएसयूआई के छात्रों ने मेघवाल की बर्खास्तगी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पर बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में इराक संकट, महंगाई से लेकर सभी अहम मुद्दों पर सरकार और पार्टी का स्टैंड कैसा रहना है, इसकी जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने विभाग में सभी कामकाज हिंदी में करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने विभाग में करने वाले काम सभी लोगों से कहा है कि अगर हिंदी नहीं आती है तो सीख लें। सोशल मीडिया में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। हिंदी में कामकाज करने के गृह मंत्रालय के आदेश पर विवाद भी खड़ा हो गया है। इस फैसले का डीएमके ने खुलकर विरोध किया है।
डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने कहा कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे बढ़ावा देने की बात कही है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। हिंदी का जो प्रमोशन है, क्योंकि वो हमारा राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा होने के नाते हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वहाँ क्षेत्र की भाषाओं को हम अनदेखी कर रहे हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने एक बार फिर रेल किराया और माल भाड़े में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि इस बाबत मंत्रालय में चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री से विचार करने के बाद ही आखिरी फैसला होगा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेलवे में विदेशी निवेश की जरूरत है। एफडीआई कितनी हो, इसे लेकर रेल मंत्री अलग अलग मंत्रालयों से बातचीत कर रहे हैं। अगले 3-4 दिन में इस बारे में कुछ फैसला हो सकता है। इसी महीने से उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी हफ्ते में उधमपुर कटरा लाइन का उद्घाटन करेंगे। ये लाइन शुरू होने से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। केंद्र सरकार के दबाव के बाद एक और राज्यपाल का इस्तीफा हुआ है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने इस्तीफा दे दिया है। कल रात ही उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पटनायक पर भी इस्तीफे का दबाव है। हालांकि राजनाथ से मुलाकात के बाद जेबी पटनायक ने कहा कि इस्तीफे को लेकर गृह मंत्री से कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को गुजरात का राज्यपाल बनाया जा सकता है। गुजरात की मौजूदा राज्यपाल कमला बेनीपाल पर भी केंद्र ने इस्तीफे का दबाव बनाया हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को भी राज्यपाल बनाने की तैयारी है। सूत्रों से खबर है कि केशुभाई पटेल को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। पीएमओ ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के सभी सदस्यों के इस्तीफे मांगे हैं। गृह सचिव ने एनडीएमए सदस्यों को फोन कर उनसे इस्तीफा देने को कहा था। एनडीएमए में कुल 8 सदस्य और एक वाइस चेयरमैन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में करीब 20 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, जिनमें आधे कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश से एक चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं राजस्थान से 2 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना से भी 2 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलती तो उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। महंगाई पर जमाखोरों पर शिकंजा कसने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। गाजीपुर सब्जी मंडी में पुलिस ने प्याज की कालाबाजारी रोकने के लिए छापा मारा। पुलिस ने प्याज व्यापारियों से एक-एक बोरे का हिसाब लिया। व्यापारियों ने जमाखोरी की बात से इनकार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। बादल ने पंजाब में एम्स खोलने की मांग की और इसके लिए जालंधर के पास 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देने की बात भी कही। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। उन्होंने अमृतसर को विकसित सिटी बनाने की मांग की, जिस पर वेंकैया ने पूरी मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल आज 44 साल के हो गए। राहुल गांधी फिलहाल विदेश यात्रा पर है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ उनका जन्मदिन मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर 44 किलो का केक काटा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप के बीच जमकर आतिशबाजी की। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर उन्हें बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने अपील की कि जमीन से जुड़े नेताओं को आगे लाया जाए और आगामी चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट जाया जाए। लखनऊ में भी कांग्रेस दफ्तर पर राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर खुशी मनाई गई। रीता बहुगुणा जोशी सहित कांग्रेस के कई नेता इस मौके पर मौजूद थे। झारखंड के हजारीबाग में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा अपने समर्थकों के साथ जेल से बाहर आ गए। जेल गेट के बाहर उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने बिजली आंदोलन को और उग्र करने की बात कही। उन्होंने खुद को सीएम की रेस में होने की बात का खंडन किया। सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को सेना प्रमुख बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने का कहना है कि नए सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया। सुप्रीम कोर्ट अगले महीने उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। काला धन जमा करने के लिए सुरक्षित माने जाने वाले स्विट्जरलैंड के बैंकों में 1 साल के दौरान भारतीयों की ओर से जमा धन राशि में 40% का इजाफा हुआ है। ये बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 छात्र हैं, जबकि 2 छात्रों के पिता हैं। पुलिस इन लोगों से पूछताछ करके बाकी साथियों के बारे में पता लगाई। पीएमटी फर्जीवाड़े को लेकर इंदौर में दूसरे दिन भी धरपकड़ जारी रही। पुलिस ने आज 5 और छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया है। IIT एडवांस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। राजस्थान के चित्रांग मुर्दिया ने इस परीक्षा में टॉप किया है। बिहार के डीजीपी और IIT JEE की तैयारी कराने वाले संस्थान अभयानंद सुपर 30 को चलाने वाले अभयानंद ने अपने संस्थान के 102 बच्चों के बाजी मारने पर खुशी जाहिर की। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी में हैदराबाद के 25 इंजीनियरिंग छात्रों के बह जाने की घटना में हिमाचल सरकार ने लारजी बांध प्राधिकरण को दोषी ठहराया है। अब 24 जून को कोर्ट राज्य सरकार की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर कोई आदेश जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी से 2 और छात्रों के शव बरामद किए गए हैं। अब तक कुल 12 छात्रों के शव मिल चुके हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में इस बीच भारी बारिश की खबर है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी इस समय 1102 मीटर के खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है। भागीरथी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। भागीरथी नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते नदी किनारे बने घाट पूरी तरह डूब गए हैं। नदी का पानी रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ चला है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। रायपुर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। जिस ट्रक में आग लगी उसमें ज्वलनशील केमिकल और टायर लदे थे। पंजाब के चंडीगढ़ में पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। अभिनेत्री प्रीति जिंटा कल मुंबई लौट सकती हैं। नेसवारिया पर दर्ज कराई गई एफआईआर के सिलसिले में मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज करना चाह रही है। प्रीति जिंटा ने ट्वीट करके किंग्स 11 पंजाब के अपने शेयर बेचने और अमेरिका में शिफ्ट होने की अटकलों को खारिज किया है। प्रीति जिंटा छेड़खानी केस में नया खुलासा हुआ है। बीसीसीआई से मिले सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि प्रीति की नेसवारिया से नहीं बीसीसीआई के अधिकारी से बहस हुई थी। उधर नेसवारिया विवाद के पिता नुस्ली वारिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल नुस्ली वारिया को मिली धमकी में एक लड़की को परेशान न करने की बात कही गई थी। यूपी के चर्चित गैंगरेप केस में आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मंजूरी सीबीआई को मिल गई है। बदायूं में 2 चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिए गए थे। इस केस में 5 आरोपी हैं, जिनमें 2 सिपाही भी हैं। अब ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की जाएगी। इलाहाबाद में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से गैंगरेप हुआ है। गुजरात के वलसाड़ में 2 आदिवासी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दिल्ली में पटेल नगर में एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के बख्तावरपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी, साले और ससुर को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। दिल्ली के करोल बाग में कारोबारी पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवार धंसने से हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इंसेफेलाइटिस से बुधवार को 4 और बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के कोर्स को 4 साल करने को लेकर डूटा ने कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एमपी के इंदौर में बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के हत्थे एक ऐसा लुटेरा चढ़ा है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटता था।